हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो हमने अपने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर हमने दिसंबर 2019 के लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। उसके अंदर हमने सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे वो किए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन थे वो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लिए। जो कुछ एक बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम करते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन क्या है, ये जो सेक्शन बी में आया था दिसंबर 2019 के अंदर। तो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अनायन। हमें 4 अनायन दिए थे जिसकी हमें क्या बतानी थी, बेसिसिटी बतानी थी। क्या बतानी थी, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का आपको पता ही है, बेसिसिटी क्या होती है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर। जितनी आसानी से जो लोन पेयर है या जो अनायन है वो क्या कर दे, अपने नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे, डोनेट कर दे, वो उतना ही क्या होगा, मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा। तो हमने ये देखना है कि किस अनायन के अंदर जो अनायन है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना अवेलेबल है टू डोनेशन। तो इसके अंदर हमें पता है, इन 4 कंपाउंड में सीधा देखने से पता लग रहा है कि इसमें क्या कंपाउंड लगे हुए हैं, NO2 जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन अनायन कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना ज्यादा कम होगा उतनी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सबसे लिस्ट बेसिक हो जाएगा, सबसे लिस्ट बेसिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतने ही कार्बन आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो वहां पर कार्बन आयन जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वहां पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे वहां पे। तो डोनेशन की अवेलेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेस बेसिक। अब किस ऑप्शन के अंदर, सी सबसे लास्ट में दे रखा है, चेक करो किस ऑप्शन में है, ए की ऑप्शन है, फोर्थ। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सी है सिर्फ। और उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद क्या होगा, ये होगा, इसमें ए ग्रुप NO2, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो क्या होगा, ये डोनेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद डी हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर होगा NO2, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, बी। तो बी सबसे ज्यादा बेसिक है और सबसे लिस्ट बेसिक है ये। क्योंकि अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता तो वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो वो इजीली डोनेट कर देता, तो मोर बेसिक हो जाता। तो जहां भी अपने सिर्फ ये देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वहां पर कार्बो अनायन की जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, लेस अवेलेबल होगा, लिस्ट बेसिक होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पर अटैच हो मतलब लेस बेसिक होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो मोर बेसिक होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर ए 2 लेवल सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, कंसीडर ए 2 लेवल सिस्टम इन विच द एक्साइटेड स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट बाय एनर्जी एप्सिलॉन इज डबली डीजनरेट। क्या है, डबली डीजनरेट। तो हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है। तो इन्होंने क्या दे दिया, पहले तो 2 लेवल सिस्टम दे रखा है। तो हम 2 लेवल सिस्टम मान लेते हैं हमारा। इसके अंदर जो पार्टिकल वो N0 है, इसके अंदर पार्टिकल है N। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्साइटेड स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट बाय एनर्जी एप्सिलॉन, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, एप्सिलॉन। इसकी एनर्जी क्या है, 0। जब ये एप्सिलॉन एनर्जी गेन करेगा तो कहां पहुंच जाएगा,
ऑक्साइड स्टेट में, जो ऑक्साइड स्टेट की एनर्जी होगी वो क्या है, एप्सिलॉन है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं किसका, फ्रैक्शन का, कि हमें ये बताना है कि ऑक्साइड स्टेट के अंदर कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वहां पर है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एन जे अपॉन एन नोट। एन नोट ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, और उसके ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में ऑक्साइड स्टेट के अंदर कितने हैं, टोटल में से ऑक्साइड स्टेट में कितने, वो क्या होता है हमारा फ्रैक्शन। उसकी वैल्यू क्या होती है, जी जे जी नोट ई रेस टू द पावर माइनस ई जे अपॉन में के टी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन है। टोटल पार्टिकल किसमें होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, जब उनको एनर्जी कितनी मिली एप्सिलॉन, तो वो कहां चले गए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो टोटल में से एक्साइटेड में कितने हैं, वो क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब हमें ये दे रखा है कि जो एक्साइटेड स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट बाय एनर्जी एप्सिलॉन इज डबली डीजेनरेट। इसकी डीजेनरेसी दे रखी है एक्साइटेड स्टेट की, कितनी दे रखी है, डबली डीजेनरेट। तो इसका मीनिंग क्या है, जो डीजेनरेसी हुई वो क्या हुई 2। तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, डीजेनरेसी हो गई हमारी 2। ग्राउंड स्टेट जो है हमारा कहां से स्टार्ट होता है, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, और हमें पता है डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं हम, 2j प्लस 1 से। कैसे निकालते हैं, 2j प्लस 1। ऑक्साइड स्टेट की दे रखी थी, इसकी हमें निकालनी थी, जे इक्वल टू 1 है, पुट करो, 2 इंटू 1 2 प्लस में 1 3। तो यहां पर पुट कर दो, 2 अपॉन में 3 ई रेस टू द पावर माइनस एनर्जी कितनी है एप्सिलॉन 1 अपॉन में के। अब इन्होंने लास्ट में दे रखा है द फ्रैक्शन इन द एक्साइटेड स्टेट एज टेम्परेचर क्या होगा इन्फिनिटी। जब टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा उस टाइम बताना कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो इनटू में इन्फिनिटी। और हमें पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 क्या होगी 0। और हमें ये भी पता है मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, 2 अपॉन 3। ये हमारे क्या हो गए फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आ गए। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ हमें यही चेक करना था, इसकी डीजेनरेसी दे रखी थी, इसकी हमें निकालनी थी, और टेम्परेचर इन्फिनिटी है, ये चीज हमारी 0 होगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक के अंदर फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और फोटोकेमिस्ट्री के अंदर अगर एरो के ऊपर एच म्यू लाइट के प्रेजेंस में दी हुई हो कोई भी रिएक्शन, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, या तो वो रिएक्शन किसकी हो सकती है, पेरिसाइक्लिक की हो सकती है, या फिर किसकी हो सकती है, फोटोकेमिस्ट्री की हो सकती है। पेरिसाइक्लिक में क्या होता है 2 प्लस 3 होता है, ठीक है, 3 इंटू 3 1 इंटू 5 रीअरेंजमेंट होती है। तो इसके अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब किसकी रिएक्शन है, फोटोकेमिस्ट्री, क्योंकि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, और कार्बोनिल की ही रिएक्शन पढ़ते हैं हम किसमें, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये रिएक्शन किसकी है, देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए किसकी रिएक्शन है, ये फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री में हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, नॉरिस टाइप 1 नॉरिस टाइप 2। तो आपने को चेक करना है कि वो नॉरिस टाइप 1 है 2 है कैसे है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम, अगर आपको वो भी ध्यान ना है ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि अल्फा क्लीवेज हो सकता है या फिर बीटा क्लीवेज हो सकता है। तो इस ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी हो नहीं रही यहाँ पे अल्फा बीटा की। और एक सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए, आपको जाते ही क्या देखना है, गामा हाइड्रोजन। अगर आपको कहीं पे गामा हाइड्रोजन मिल जाए तो आपको रिएक्शन गामा हाइड्रोजन वाली करनी है। तो इसके अंदर पहले ये चेक करो गामा हाइड्रोजन है, ये पोजीशन क्या होगी हमारी अल्फा की होगी, ये किसकी होगी बीटा की होगी, ये किसकी होगी गामा की होगी। तो गामा है, और गामा के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी है। तो हमें क्या है, ये रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये रेडिकल में टूटेंगे, किस में टूटेंगे, रेडिकल के अंदर, ऑक्सीजन रेडिकल और ये रेडिकल, और ये रिएक्शन होगी। और यहाँ पर हमारा क्या है हाइड्रोजन है,
उसके बाद क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये गामा वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और क्या बनेगा, OH और ये रेडिकल। उसके बाद होगी हमारा अल्फा बीटा गामा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, रेडिकल। हाइड्रोजन का जो ये रेडिकल है, ये रेडिकल मिलकर के रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या हो गई, रेडिकल क्रिएट हो गया। अब दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये है कि ये रेडिकल क्या हो जाए, इस रेडिकल से मिलकर बॉन्ड क्रिएट हो जाए, क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा OH अल्फा बीटा गामा, ऐसे। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। एक क्या बन सकता है कि जो बॉन्ड है ये क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो ये बॉन्ड टूट जाए, एक रेडिकल यहां हो गया और एक रेडिकल यहां पे, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल बन के क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया। कैसे आ गया, ये तो आ गया हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड। और जो ये रिंग है अल्फा बीटा गामा, ये रेडिकल रेडिकल टूट गया, ये रेडिकल ने डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे और यहाँ पर एक रेडिकल होगा। अब ये भी हो सकता है कि ये रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना ले, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड बना ले। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शन के अंदर क्या क्या दे रखा है। ये कंपाउंड दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, पॉसिबिलिटी क्या होगी, सिर्फ इसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करना है, गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन क्लीवेज हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, हम तो OH हो गया। उसके बाद जो ये रेडिकल है और ये रेडिकल हमने क्या कर दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया इसके बीच में। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रेडिकल क्या कहां पे आ जाए, यहां पर आ जाए, तो ये भी हो सकते हैं। अब ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं, बनेगा कौन सा, ये। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। और ये भी हो सकता है अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप किस पे आंसर लगाओगे, इस पे लगाओगे। क्यों, क्योंकि जो रेडिकल की ओवरलैपिंग है, जिनके ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो रेडिकल है वो बहुत नजदीक है, तो इनके बीच में क्या होगी, बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जो ये रेडिकल और ये रेडिकल है, ये रेडिकल बहुत ज्यादा दूर है, तो इनके बीच में इतनी बढ़िया ओवरलैपिंग हो नहीं पाती, इसमें बढ़िया ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये जल्दी बन जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, केमिकल काइनेटिक्स का है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जस्ट फॉर्मूला पता है ना केमिकल काइनेटिक्स का, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। पूछा क्या है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए बेस कैटालाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज दिस। क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है एक बेस कैटालाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का। तो आपको सिर्फ इतना पता करना है कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना, उससे आप ये पता कर सकते हो कि जो मेरी रिएक्शन वो फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, सिर्फ किससे, इस यूनिट से। तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए भाई। तो हमें पता है जो जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है, जीरो ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, लीटर पर मोल पर सेकंड। आपको याद रखनी है, ये तीन तो आपको याद ही रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर की तो सबको पता होती है, पर सेकंड। कंफ्यूज किस में होते हैं हम, जीरो और सेकंड ऑर्डर के। हमें याद रखना है जो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर पर सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की। ये ट्रिक है याद रखने का कि कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो पर सेकंड लगाना है उसके आगे, जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इसका सिर्फ रिवर्स करना है, वो किसकी हो जाती है, सेकंड ऑर्डर की। मैंने क्या किया, पर लीटर को लीटर, मोल को पर मोल। ये किसकी होती है, सेकंड ऑर्डर की। रिएक्शन ये यूनिट इसकी देती है। तो इसका मतलब हमारी जो
ये रिएक्शन दे रही है, किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। किसकी ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। हमें ये तो पता लग गया। अब आगे क्या पूछा इन्होंने, हाफ लाइफ ऑफ द एस्टर, क्या निकालनी है हमें, हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है। और के दे रखा है कितना, 0.20 लीटर पर मोल पर सेकंड, के दे रखा है रेट कांस्टेंट, और निकालने के हाफ लाइफ। अब हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो एक फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, क्या होता है, 2n−1 -1 k n−1 a नॉट n−1, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, किसके अंदर, हाफ लाइफ में, रेट कांस्टेंट में, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, n क्या है हमारा, ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 - 1 1, क्या आ गया, 2 की पावर 1 2, 2 - 1 1, के 2 - 1 1, 2 - 1 1। तो क्या आ गया हमारा, हाफ लाइफ क्या आ गई हमारी, हाफ लाइफ आ गई हमारी के ए नोट, ये आ गई हमारी हाफ लाइफ। अब इसके अंदर जस्ट क्या करना है, जो वैल्यू दी वो पुट करनी है, क्या पुट करनी है, वैल्यू 0.20 इनटू में इनिशियल कंसंट्रेशन जो क्या हमें गिवन है एस्ट्रोबेस की, कितनी है, 0.05। तो क्या हो गया है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 5 इंटू में 10 की -2 इसकी और -1 इसकी -3, और 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू में 10 की -3, 10 - 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना बचेगा, 10 की -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की 2, 10 की 2 क्या होता है हमारा 100। तो आंसर कौन सा है, मैच करो, सेकंड आंसर। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, रेट कांस्टेंट से ये पता करनी है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की होगी, उसके बाद के हमें गिवन है, हाफ लाइफ निकालनी है, और इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है। तो सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ में ये होता है, और ये वैल्यू हमें याद रखनी है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अगर आपको फॉर्मूलेस याद है ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें ये निकल गया, एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारा रिलेशन आ गया हाफ लाइफ के अंदर और इसके अंदर। के और ए नोट की हमने जस्ट वैल्यू पुट की है, 5 इंटू 10 100 हो गया, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना, उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 सेकेंड। तो 100 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, किसके ऊपर, बॉन्ड एंगल के ऊपर। क्या गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉन्ड एंगल इन गैसियस, हमें गैसियस मॉलिक्यूल दिए हुए हैं 3, उनका बॉन्ड एंगल बताना है किसका ज्यादा और किसका कम है। तो बॉन्ड एंगल का आपको पता है, जो सेंटर एटम होता है उसके कंपेयर में देखते हैं, जो उसके एडजेसेंट एटम है उनके बीच में क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, सेंटर एटम उसके साइड एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो देखते हैं। और किस पे डिपेंड करता है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। कैसे देखिए, पहले तो इनका स्ट्रक्चर बनाना है हमें, NF3 का क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसी तरह किसका होगा, SbF3 का होगा, और इसी तरह किसका हो गया, ये Sb। सबसे पहले क्या देखना है हमें, सेंट्रल एटम की क्या देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुश करेगा। जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसकी तरफ रहेंगे, नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे। अगर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनके कंपैरिजन में, क्या कह रहा हूं मैं, इनके कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
नाइट्रोजन की तरफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के बाद क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। धक्का देंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अगर दूर दूर हो गए तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। तो इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, इसका सबसे ज्यादा। इसको मैं 3 नंबर पे रख दे, फर्स्ट नंबर पे रख देता हूँ, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या देखना, सेंटर एटम क्या सेम है। उसके बाद क्या देखना, हमें साइड एटम देखना है। साइड एटम में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन की ज्यादा, सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ रहेंगे। किसकी तरफ रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ। लेकिन इसमें क्या रहेंगे, एसबी की तरफ रहेंगे। अगर फ्लोरीन की तरफ रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है ही नहीं, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो क्या है, बहुत कम है, फ्लोरीन के पास है। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। रिपल्शन तो है नहीं, तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फ्लोरीन की तरफ, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में इसके एसबी की तरफ है। तो एसबी की तरफ होंगे तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा। इसका बॉन्ड सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। यही हमें चेक करना है, सबसे कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो इसका तो 3 नंबर पे जाएगा, सबसे कम है इसका। उसका इसका 2 नंबर पे। अब देखो किसका है, 1 किसका है, NF3 का सबसे ज्यादा। किस किस में है, फर्स्ट और 4 में। ये क्या हो गया, कैंसर। अब उसके बाद चेक करना है 2 नंबर पे क्या है, SbCl3। इसमें F3 है, इसमें Cl3। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ऊपर है। नाइट्रोजन की ज्यादा, नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसमें फ्लोरीन की तरफ रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पास पास हो जाए, सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया है, ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। और रिएजेंट क्या दिए हुए हैं, ये हमें रिएजेंट दिए हुए हैं। तो आपको पता है जो रिएजेंट दिया हुआ है हमारा, ये क्या, एक आयनिक फॉर्म में रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और डीएमएफ क्या हमारा, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ बाइंड कर लेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा अलग दूर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होते हैं, और जो ये पार्ट होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। किस फॉर्म में रहता है, SPH नेगेटिव, SPH नेगेटिव। तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। क्योंकि NO2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो NO2 को रिड्यूस कर सके। क्या है, सिर्फ 2 लिविंग ग्रुप दिए हुए हैं हमें। क्या दिए हुए, 2 लिविंग ग्रुप। तो ये 2 लिविंग ग्रुप की जगह क्या है, हमें ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और SN2 में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आप लिख लो कि SN1 के अंदर और SN2 में क्या होता है, इसमें होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है, H2 हो सकता है, अल्कोहल हो सकती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में तो कौन सा भी हो सकता है, SPH नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया। ये हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या है, SN2 है। और हमें पता है SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है SN2 में, इन्वर्जन। और SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। तो हमें पता है क्या देखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी। SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि कौन से कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। NO2 फंक्शनल ग्रुप है, ये तो क्या होगा, रिप्लेस होगा नहीं। तो जिसके अंदर ये रिप्लेस करके है वो तो है गलत।
देखते ही गलत कर दो उसको, ये तो होगा नहीं। उसके बाद क्या है, आई और ओटीएस के अंदर आई जो है, आई किससे अटैच है, बेंजीन से अटैच है। किससे अटैच है, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और जो कार्बन क्या है कि ये sp2 कार्बन है। क्या sp2 कार्बन। और हमें पता है जो SN2 रिएक्शन होती है वो किस पे होती है, एक sp3 कार्बन पे होती है। किस पे होती है, sp3 कार्बन पे होती है। तो ये sp2 वाला जो आई है, आयोडीन है, ये तो रिप्लेस होगा नहीं। जिसके अंदर ये रिप्लेस कर रखा है वो भी गलत। तो बचा क्या, फर्स्ट और टू। और SN2 में क्या होती है, इन्वर्जन होती है। तो OTS क्या ऊपर है, अबोव द ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, बिलो। किसके अंदर बिलो का रखा है, सेकंड में, ये गलत हो गया। तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर वीक दे रखा हो तो SN1 होगी, स्ट्रॉन्ग दे रखा हो तो SN2 होगी। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो जिसके अंदर इन्वर्जन कर रखा है पहले वो चेक करना है। इसमें है नहीं, ये गलत हो गया। इसमें है नहीं, ये गलत हो गया। बचेगी ये दो, इन्वर्जन। अब OTS तो आ नहीं सकता, OTS तो पहले ही अबव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये बिलो थोड़ी हो सकता है, किस मैकेनिज्म से बिलो होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आता है ना, थोड़ा सा भी, तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ इन्वर्जन करना है। तो ये तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि इसके अंदर NO2 रिप्लेस कर रखा है, जो कि होगा ही नहीं। और इसमें आयोडीन चेंज कर रखा है, जो कि होगा नहीं, क्योंकि sp2 कार्बन है। SN2 sp3 कार्बन पे होता है। तो बचा क्या सिर्फ ये, सीधा देखने से आंसर आ रहा है। तो SN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 में इन्वर्जन, और इन्वर्जन भी क्या होगा, sp3 कार्बन पे होगा। सिर्फ ये तीन बातें याद रखनी है आपको, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पॉलीमर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता ना, पॉलीमर केमिस्ट्री का पी भी नहीं पता, तो आप भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है, क्या आता है, मोल कंसेप्ट। मैंने सबसे पहले वीडियो मोल कंसेप्ट की ही बनाई है, मोल कंसेप्ट की, और उसमें यूनिट कन्वर्जन है, उसके बाद मोलैरिटी है। वो जो टॉपिक है ना, बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री के, वो हर जगह यूज होते हैं। नेट में भी क्वेश्चन आए हुआ है उसी के बेस पे। अगर आपको वो चीज आती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, लेकिन मैं आंसर निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, मेरे को क्या दिया है, द टाइट्रेशन ऑफ ए 4.4 ग्राम ऑफ पॉलीमर हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्रुप रिक्वायर 11 ml ऑफ इतने मोलर NaOH। मैं टाइट्रेट कर रहा हूं किसको, 4.4 ग्राम ऑफ पॉलीमर को, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसका एंड किस पे आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहा हूं, जिसका एंड पॉइंट आता है कब, जब 11 ml ऑफ इतने मोलर NaOH का, उसको मैं टाइट्रेट करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर इतने 11 ml ऑफ इतने मोलर NaOH को मैंने टाइट्रेट किया, किसे, पॉलीमर से टाइट्रेट किया, तो उसका जो एवरेज मोलर मास है वो क्या होगा, क्या होगा, एवरेज मोलर मास। तो आपको हमें निकालना किसमें है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, किलोग्राम पर मोल में निकालना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए 11 ml ऑफ इतने मोलर का मीनिंग क्या है, 0.02 मोलर। मोलर का मीनिंग क्या है, 0.02 मोल इन 1000 ml। हमें ये दे रखा है, इतने मोलर का मीनिंग क्या है, 1000 ml में इतने मोल है, 1000 ml में इतने मोल है, और दिया कितना है, 11 ml। तो 11 ml में कितने मोल होंगे, डिवाइडेड अपॉन 1000 इंटू में 11, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा हमारा, -2 और 10 की -3 और ऊपर चला गया, क्या हो गया, 10 की -5 मोल इन 11 कि इतने मोलर NaOH का हमने 11 ml लिया है, तो उसके अंदर NaOH के मोल कितने होंगे, इतने मोल होंगे। ठीक है भाई, इतने मोल होंगे। अब क्या किया गया है कि इतने मोल कितने को न्यूट्रलाइज करते हैं, 4.4 ग्राम को। और हमें क्या निकाला, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, किलोग्राम पर मोल होता है, किलोग्राम पर मोल।
4.4 ग्राम जो है पर मोल। सिर्फ यूनिट से करना है, क्या है, किलोग्राम पर मोल निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, वेट को मोल से डिवाइड कर दिया, ग्राम पर मोल। अब क्या करना है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम के अंदर। कैसे करूंगा, 4.4 10⁻³ किलोग्राम, और मोल नीचे ऊपर जाकर पर मोल। हमें इसमें लेके आनी थी, इसमें आ गई। अब सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, क्या हो गया, ये 2 पे कट गया और ये ऊपर चले गया, क्या बन गया 0.2 इंटू में 10⁻⁴, ये प्लस की 5 होगी और माइनस की 3 है, तो कितना बच गया, प्लस की 2। तो ये कितना आ गया, 20 आ गया, 20 किलोग्राम पर मोल। क्या आ गया, हमारा आंसर आया। किसके अंदर है, ये रहा 20, ऑप्शन नंबर 2। तो सिर्फ क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, मोलैरिटी पता होनी चाहिए। इतने मोल 1000 में कितना दिया, 11 ml, तो 11 ml में इतने मोल आ गए। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल। उसके बाद ग्राम को किस में कन्वर्ट करना था, किलोग्राम के अंदर। सिर्फ आपको एक तो मोल कंसेप्ट आना चाहिए, मोलैरिटी का पता होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। ये तो मस्ट है, अगर आप केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो मोल कंसेप्ट, यूनिट कन्वर्जन आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने सिर्फ इनकी हेल्प से क्या कर दिया, हमें आंसर निकाल दिया। हमें नहीं पता इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, हमने क्या हमारा आंसर निकाल दिया। दिस इज द आंसर 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्या बताना, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन का। तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटेक्टिंग और डीप्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कि जो हमें रिएजेंट दिए हुए हैं, कौन सा रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करता है। क्लेडन बुक के अंदर बहुत इजी वे में पूरी टेबल बना के दी हुई है कि कौन कौन से डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट है जो फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, डीप्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ हमें ये देखा है, डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट देखा है, तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करेगा, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए, इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करता है। जो CpZ है, CpZ हमारा ये होता है, जो NH-CpZ है, इसका जो डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट है वो होता है हमारा H2 प्लेटिनियम या फिर प्लेटिनियम, ये होता है। ये किसको कन्वर्ट कर देता है, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। जो NH-CpZ का डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट है वो क्या है, H2 प्लेटिनियम या प्लेटिनियम, जो इसको अमोनियम कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसको तो कन्वर्ट करेगा नहीं, तो जिस रिएक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट डीप्रोटेक्ट कर रखा है वो हमारा गलत है, इसमें कन्वर्ट कर रखा है ये हमारा गलत है, इसमें कन्वर्ट कर रखा है ये हमारा गलत है। बचा क्या, 2 और 4। आपको ये पता होना चाहिए, जो ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड दे रखा है, ये किसको डीप्रोटेक्ट करता है, ये डीप्रोटेक्ट करता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप को। किसको डीप्रोटेक्ट करता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करता है। तो ये एज इट इज रहेगा, किसको, एस्टर को डीप्रोटेक्ट करेगा। किसमें डीप्रोटेक्ट कर रखा है, इसमें तो एज इट इज है, इसमें कर रखा है, तो ये तो हमारा गलत है। और क्या हुआ ये, और इसके अंदर OMe को OH में कन्वर्ट कर रखा है, तो जो ये सिर्फ एस्टर एस्टर को करेगा, न कि OMe को। तो सिर्फ सीधा सा ऑप्शन है 4। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करता है। तो इसको तो करता है H2 प्लेटिनियम और एस्टर को करता है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन आ गया ये, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आयो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप अपने दोस्तों को भी इसको बोल सकते हैं कि ग्रुप को शेयर करें, हमारे मतलब चैनल को शेयर करें। तो हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद सीरीज आएगी सेक्शन सी की। जो हमारे सेक्शन सी के अंदर जितने क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।